नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने संघात्मक शासन और एकात्मक शासन के बारे में पढ़ा था। आज हम संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। इन दोनों प्रणालियों को जानने से पहले हम जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था, जो कि इटली का एक दार्शनिक था। उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में द स्टेटो शब्द का प्रयोग किया है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, लेकिन ये देखा जाए तो गलत है, क्योंकि चाणक्य का समय पहले का है और चाणक्य ने पहले ही राज्य के संबंध में, राज्य के प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र का जो है अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। तो इसलिए जो है, और जबकि मैकियावेली बाद के हैं, तो इसलिए देखा जाए तो ये जो कहा जाता है कि भारत का मैकियावेली चाणक्य, ये गलत है। बल्कि ये कहना चाहिए कि यूरोप का चाणक्य मैकियावेली को कहना चाहिए, न कि जो है भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहना चाहिए, बल्कि यूरोप का चाणक्य मैकियावेली को कहना चाहिए। राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के लिए सबसे पहले तो एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। अगर निश्चित भूभाग नहीं होगा तो फिर कैसे सरकार बनेगी, कैसे उस पर आबादी रहेगी। दूसरा, आबादी होनी चाहिए। पहला, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूमि होनी चाहिए। अगर भूमि ही नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे, कोई कहाँ रहेगा। तो भूमि तो एकदम आवश्यक है। दूसरा, आबादी उस पर होना चाहिए, यानी कि वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए। अगर जनसंख्या नहीं है, वहाँ लोग नहीं हैं, तो किसके ऊपर जो है सरकार शासन करेगी। तो इसलिए जो है, मान लिया अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ पे निर्जन है, कोई जनसंख्या नहीं है, तो वहाँ कौन सा राज्य बनेगा। तो इसलिए राज्य के लिए जो है दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, जनसंख्या यानी आबादी। तीसरा क्या, तीसरा सरकार होनी चाहिए। उस आबादी पर शासन करने के लिए, उस निश्चित भूभाग पर शासन करने के लिए सरकार होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो, निर्णय लेने की स्वतंत्र हो। वो अपने आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में, विदेशी मामलों में कोई भी निर्णय लेने की वो स्वतंत्र हो, किसी भी दूसरी इकाई के या सरकार के अधीन वह न हो। तो इस प्रकार से ये 4 आवश्यक तत्व राज्य के लिए होते हैं। इनसे अगर ये हैं तभी राज्य का निर्माण होगा। सरकार का गठन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से मिलकर होता है। विधायिका यानी कि संसद, जिसका काम होता है कानून बनाना, और विधायिका के ही सदस्यों से संसदीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका का निर्माण होता है। कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाती है, उन कानूनों का उचित क्रियान्वयन करती है, नीतियों का निर्माण करती है, योजनाएं बनाती है, देश के विकास की रूपरेखा तय करती है। न्यायपालिका न्याय का काम करती है, निर्णय देती है। और विधायिका जो कानून बनाती है, या फिर जो है कार्यपालिका द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो न्यायपालिका उन कानूनों और नीतियों को, योजनाओं को रद्द भी कर देती है। तो इस प्रकार से सरकार का निर्माण इन 3 अंगों से मिलकर होता है। यही 3 अंग हैं सरकार के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन एक चौथा अंग मीडिया को बताया जाता है। एडमंड बर्क
एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ बताया है। तो इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को जाना। अब हम संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में समझेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। अब यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन करती है। अगर जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती है तो वह अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है या राज्य विधानमंडल में भेजती है और वो जो है शासन करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका यानी कार्यपालिका का गठन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद यानी जो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, महान्यायवादी आदि से मिलकर कार्यपालिका का गठन होता है। इसी प्रकार से राज्य में भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महान्यायवादी और जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं उनसे मिलकर जो है कार्यपालिका का गठन होता है। तो कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता किससे प्राप्त करती है? विधायिका से प्राप्त करती है, यानी कि संसद से प्राप्त करती है। और राज्यों में विधानमंडल यानी जहाँ विधानसभा है वहाँ विधानसभा, जहाँ विधानसभा और विधान परिषद वहाँ विधानसभा और विधान परिषद से जो है अपनी वैधता को प्राप्त करती है। भारत में सामान्यतः जो है लगभग केंद्र में तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई ही गई है। उसी प्रकार से जो है भारत के अधिकांश राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था ही है। जैसा शासन का मॉडल जो है केंद्र में अपनाया गया है वैसा ही जो है राज्यों में भी अपनाया गया है। राज्यों में भी जो है उसी प्रकार से जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका होती है। वहाँ भी जो है विधानमंडल होता है और उस विधानमंडल में जो है सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। विधायिका और कार्यपालिका में संबंध होता है। ऐसी शासन व्यवस्था में यानी संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका में संबंध होता है। यानी जो विधायिका है, अब कैसे संबंध होता है समझें। जैसे विधायिका के सदस्य हैं वही तो जो है मिलकर कार्यपालिका का गठन करते हैं। जैसे केंद्र में जो है संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। अब जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं से ही तो कार्यपालिका का गठन होता है, उन्हीं से ही तो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उन्हीं से तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अगर मान लिया जो है 6 माह तक नहीं है, लेकिन 6 माह के बाद तो उनको किसी न किसी सदस्य का जो है सदस्य होना ही पड़ेगा। तभी तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पहले तो मान लिया किसी को भी मान लिया नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री या जो है कैबिनेट मंत्री, लेकिन उसे 6 माह के अंदर उसे जो है किसी भी सदन का सदस्य होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जो है जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इस प्रकार से इन दोनों में संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार से जो विधायिका है अपने यहाँ संसद क्या है? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही संसद का गठन हुआ है। लोकसभा यानी निम्न सदन यानी प्रथम सदन, राज्यसभा यानी द्वितीय सदन यानी कि उच्च सदन। इनसे मिलकर जो है संसद का गठन हुआ है यानी विधायिका का गठन हुआ है। तो इस प्रकार से जो है और राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस प्रकार से भी दोनों में संबंध है, आपस में समन्वय है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। अगर कोई भी मंत्री लोकसभा में अगर विश्वास खो देता है
तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधायिका जो है कार्यपालिका के निर्णयों पर अंकुश भी लगाती है, उनके निर्णयों पर जो है हस्तक्षेप भी करती है। तो इस प्रकार से जो है दोनों के बीच संबंध पाया जाता है। जब तक विधायिका चाहती है तभी तक सरकार चल सकती है। जिस दिन विधायिका चाहेगी उस दिन जो है सरकार को बर्खास्त कर देगी, अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और सरकार को जो है अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी जो है दोनों में संबंध है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अभी हमने बताया कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। जो भी कार्य करेंगे उसको जो है जो संसद के सदस्य हैं वो उनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे प्रश्नकाल होता है 11 से 12 के बीच में, 11 बजे से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल होता है। उसमें संसद के जो सदस्य होते हैं वो जो देश की समस्याएं हैं, जो देश के मुद्दे हैं उनको उठाते हैं मंत्रिपरिषद के सामने, मंत्रियों के सामने। जो भी समस्या जिस मंत्री से संबंधित होती है, जिस विभाग से संबंधित होती है, उसके समक्ष उठाते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है जो है मंत्रियों को। तो इस प्रकार से जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका तभी कोई कानून बनवा सकती है जब विधायिका चाहेगी। विधायिका में कोई भी कानून तभी बनेगा जब विधायिका दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से वो कानून पास होगा, तभी तो वो जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे तभी तो वो कानून बन पाएगा। तो इस प्रकार से भी जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका को जो है कार्यपालिका विधायिका के ही सदस्य होते हैं, उनको प्रत्येक 5 वर्ष में जो है जनता के बीच जाकर अपने कार्यों को, अपनी उपलब्धियों को बताना होता है। तभी वो जो है फिर से चुनाव जीतते हैं और सरकार बना सकते हैं। इस प्रकार से इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, उत्तरदायित्व होता है, जवाबदेही होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती है। विधायिका और कार्यपालिका में संबंध देख लिया। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के तीनों अंगों का अस्पष्ट विभाजन होता है। जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसी को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। इन तीनों में जो है क्या है, विभाजन तो है लेकिन वो विभाजन एकदम स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है संसदीय शासन प्रणाली में। वो कैसे? वो इस प्रकार से कि देखा होगा कि विधायिका जो भी कानून बनाती है या सरकार कोई भी नीति बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, कोई भी निर्णय लेती है, सरकार कोई भी कार्य करती है, अगर वह विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या सरकार द्वारा बनाई गई कोई नीति अगर संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के इसका अतिक्रमण करती है या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है या नागरिकों ऐसा कोई कानून बनाती है जो नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, नागरिकों की स्वतंत्रता में बाधक है, तो या फिर जो है नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने में बाधक है, तो क्या करती है न्यायपालिका? उसको रद्द कर देती है या उस सीमा तक रद्द कर देती है जिस सीमा तक वो जो संविधान का अतिक्रमण करती है वो कानून। ऐसा जो है अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर संसद जो है कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उस सीमा तक उस कानून को रद्द कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है न्यायपालिका जो है क्या कर रही है, विधायिका के शक्तियों में हस्तक्षेप कर रही है। और यही नहीं, न्यायपालिका के निर्णयों पर भी जो है विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है। अगर न्यायालय का कोई निर्णय ऐसा आता है जिससे कार्यपालिका खुश नहीं है उससे, या मतलब कार्यपालिका संतुष्ट नहीं है उससे, उसको लगता है कि ये नागरिकों इससे मतलब कानून व्यवस्था में कोई समस्या आएगी या फिर सरकार की समक्ष कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी या इस निर्णय का पालन करना संभव नहीं है,
तो क्या करती है कार्यपालिका जो है, विधायिका में कोई कानून लाती है जिससे न्यायपालिका के निर्णय को पलट दिया जाता है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका भी न्यायपालिका के जो है निर्णयों में हस्तक्षेप करती है। और कार्यपालिका तो जानते हो विधायिका के सदस्यों से ही बनी होती है। तो इस प्रकार से जो है अपने ये जो संसदीय शासन प्रणाली है या अपने देश में जो भी प्रणाली अपनाई गई है, इसमें जो है तीनों अंगों में अस्पष्ट विभाजन है, यानी एकदम स्पष्ट विभाजन नहीं है। और संविधान का अनुच्छेद 50 में भी ये बात कही गई है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका या न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण बताया गया है, न कि तीनों अंगों से बताया गया है। कभी विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं बताया गया है अपने भारत के संविधान में, बल्कि जो है क्या बताया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बताया गया है। हालांकि जो है दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, सामान्य स्थितियों में जो है दोनों अपने अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं और कार्य करती हैं। लेकिन जब भारत का संविधान इस प्रकार का बना है कि कोई भी अंग किसी पर एकदम से न हावी होने पाए, न जो है निरंकुश होने पाए, न जो है एकदम वो जो है देश की सत्ता पर अतिक्रमण कर पाए। तो इसलिए जो है संविधान को ऐसा बनाया ही गया है कि कोई अंग जो है निरंकुश न होने पाए। इसलिए चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। सभी अंग एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस किया करते हैं। अगर कोई अंग जो है इधर उधर भागने की कोशिश करता है तो उस पर जो है दूसरा अंग क्या करता है, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक नाम मात्र का होता है, दूसरा वास्तविक होता है। नाम मात्र का कौन सा होता है? नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है और वास्तविक जो होता है प्रधान, वो प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र का राष्ट्रपति कैसे होता है? भारत के संविधान में देखा होगा, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। लेकिन अनुच्छेद 53 में ही एक बात आगे और जोड़ दी गई है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो इस प्रकार से वो नाम मात्र का जो है प्रमुख हो जाता है। वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से वास्तविक प्रमुख कौन हुआ? वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हुआ। मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 और 75, अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। वही अनुच्छेद 75 में जो है लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से जो है अनुच्छेद 74 और 75 जो है मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख करता है। राज्य का मुखिया राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी जो राज्य का मुखिया होगा या जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा संसदीय शासन प्रणाली में, या जो राज्य का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। और सरकार यानी शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होगा यानी जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार से भी दो प्रमुख पाए जाते हैं, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। क्योंकि शासन व्यवस्था कौन चलाता है? शासन व्यवस्था तो प्रधानमंत्री चलाता है ना। सरकार तो कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है। राष्ट्रपति तो केवल जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है उसी के हिसाब से ही राष्ट्रपति जो है कोई भी निर्णय पे सिग्नेचर अपना कर देता है। आगे बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है एक विशेषता है कि यहाँ पर जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है, कहाँ पर? लोकसभा में, यानी जो जनता का सदन है,
जो लोक का सदन है, लोकसभा है, वहाँ पर जो दल बहुमत प्राप्त करता है उस दल को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, और उस दल का जो नेता होता है उसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाता है। तो इस प्रकार से जो है संसदीय शासन प्रणाली में जो है बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, और जो बहुमत प्राप्त दल होता है वही सरकार चलाता है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे इस बार जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उसने जो है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और क्या कहते हैं नीतीश कुमार की जेडीयू, इन दोनों को मिलाकर और भी अन्य पार्टियां हैं जो एनडीए में शामिल थी, सभी को मिलाकर जो है उसने सरकार बनाई है बीजेपी ने। तो यहाँ पर जो है पूर्ण बहुमत होना आवश्यक होता है, चाहे वो गठबंधन से हो चाहे स्वयं से हो। आगे संसदीय शासन व्यवस्था में 2 सदनीय विधायिका होना आवश्यक है, यानी कि अगर जहाँ भी संसदीय शासन व्यवस्था होगी वहाँ 2 सदन जरूर होंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अन्य देशों में अन्य नाम हो सकते हैं, लेकिन अपने जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स जो निम्न सदन है यानी प्रथम सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि उच्च सदन है। तो इस प्रकार से 2 सदनीय विधायक जो है आवश्यक होती है। अगर उदाहरण देखें संसदीय शासन व्यवस्था के तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इस प्रकार के जो देश हैं वहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन है। ऐसी शासन व्यवस्था के, संसदीय शासन व्यवस्था के जैसे कुछ लाभ होते हैं तो कुछ इसके दोष भी होते हैं। जैसे शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन है यहाँ पर, यानी कि शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन होने के कारण जो है सभी अंग जो हैं एक दूसरे के उसमें जो है हस्तक्षेप करते रहते हैं। लेकिन वो जो हस्तक्षेप होता है वो सकारात्मक होता है कि न कि नकारात्मक होता है। सकारात्मक इसलिए होता है जब वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या देश के हित में कोई निर्णय या कानून नहीं होता है, तभी जो है दूसरे अंग किसी दूसरे अंग के निर्णय या कानून में जो है उसमें हस्तक्षेप करते हैं। अस्थायित्व, ऐसी शासन प्रणाली में क्या होता है कि सरकार में अस्थायित्व पाया जाता है, यानी कि सरकार में स्थायित्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो है अब जैसे कार्यपालिका का जो है विधायिका के प्रति जैसे जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, पूरी मंत्रिपरिषद जैसे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर विधायिका को ऐसा लगता है कि कार्यपालिका जो है संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है या निरंकुश हो गई है या वो जो है स्वेच्छाचारी हो गई है, तो वो क्या करती है जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर उस सरकार को गिरा देती है। तो इस प्रकार से सरकार जो है पूरा अपना कार्यकाल समाप्त किए बिना ही पहले ही गिर जाती है और मध्यावधि चुनाव कराने पड़ते हैं। ऐसी शासन प्रणाली में जो है राजनीति का अपराधीकरण होता है। राजनीति का अपराधीकरण, यहाँ पर देखा होगा कि जो है जब चुनाव होते हैं तो जितने जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बाहुबली होते हैं, बहुत ज़्यादा धन होता है उनके पास, तो वो धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीत जाते हैं। न कि लोकप्रियता के आधार पर जीतते हैं, बल्कि वो धन बल का प्रयोग करके जीत जाते हैं। इस प्रकार से जो है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है और जो अच्छे लोग होते हैं, जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो जो है सदन में नहीं पहुंच पाते हैं और इस प्रकार से राजनीति का जो है अपराधीकरण हो जाता है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक ऑफ रिफॉर्म्स, एक रिपोर्ट है जो कहती है कि जो यूपी की विधानसभा है वहाँ पर 149 विधायक यानी लगभग 39% विधायक जो हैं उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, इस प्रकार के जो है मुकदमे दर्ज हैं। तो सोचिए राजनीति में कितना ज़्यादा अपराधीकरण है। अगर राजनीति में अपराधीकरण होगा तो फिर भ्रष्टाचार तो स्वाभाविक सी बात है, भ्रष्टाचार भी होगा, देश का विकास कैसे होगा।
और जैसे ये इतने बड़े बड़े जो है बाहुबली होते हैं और ये सब अपराधी होते हैं, इनके सामने आम जनता भी जाने से डरेगी और अपनी समस्याएं जाके इनसे कह ही नहीं पाएगी। अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। ऐसी शासन प्रणाली जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या होता है कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन कैसे? अब जैसे भारत में ये है, यहाँ पर देखिए कि किसी भी जो भी संसद का चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, चाहे राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे विधानसभा, चाहे विधान परिषद, किसी का भी चुनाव लड़ रहा हो, या प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हो, स्थानीय स्वशासन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जो है कैंडिडेट के लिए कोई क्वालिफिकेशन तय ही नहीं है। जब कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है तो वो केवल लोकप्रियता के आधार पर वो जीत कर चले जाते हैं। कुशल तो होते नहीं कार्य करने में, उनको जानकारी ज़्यादा होती नहीं है, और जब वो सदन में पहुंचते हैं तो जो भी पार्टी सरकार बनाती है तो क्या करती है, वो जो है उस हिसाब से मंत्रियों का चुनाव करती है कि जिसका जो है जनता पर ज़्यादा प्रभाव हो, जिसका ज़्यादा वोट बैंक हो, उस हिसाब से जो है मंत्री का वो चुनाव करती है, मंत्री बनाती है। वो योग्यता के आधार पर मंत्री नहीं बनाते हैं कि जैसे स्वास्थ्य मंत्री बनाना हो तो MBBS MD वाला जो है कोई मंत्री हो, वो सदस्य हो, उसको जो है मंत्री बनाया जाए। या फिर जो है जैसे कोई कानून मंत्री बनाना है तो कानून मंत्री के लिए लॉ आवश्यक है, लॉ होना चाहिए, तब उसको बनाना चाहिए। जैसे विदेश मंत्री कोई किसी को बनाना हो तो उसको देखा जाना चाहिए कि वो विदेशी मामलों में उसको कितनी जानकारी है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कितना जानकारी है उसको, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषज्ञता का ध्यान रखना चाहिए। तभी तो वो मंत्री अपने विभाग में अच्छा काम कर पाएगा, तभी तो देश का विकास होगा, समावेशी विकास होगा, सतत विकास तभी तो होगा। नहीं तो फिर वही है, वोट बैंक के हिसाब से, जिसका जितना ज़्यादा वोट बैंक है उस हिसाब से मंत्री बन जाते हैं। सभी को जो है रेवड़ी की तरह जो है मंत्रालय बांट दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म और जात की भी बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, उस हिसाब से भी जो है मंत्रालय बंटते हैं। तो इस प्रकार से जो है अकुशल व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है। ऐसे शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख व सरकार प्रमुख में टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है। राज्य प्रमुख यानी जैसे राज्य में देखा जाए तो जो राज्यपाल होते हैं, सरकार का जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है। अगर उस राज्य में जो है जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, अगर केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है तो सरकार बढ़िया चलेगी, फिर राज्य के प्रमुख यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन अगर केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो फिर क्या होगा, फिर जो है दोनों में जो है टकराव हमेशा बना रहेगा। राज्यपाल कहेगा मुख्यमंत्री हमारा कहना नहीं मानता, मुख्यमंत्री कहेगा कि राज्यपाल महोदय हमारा कहना नहीं मानते हैं, विकास में बाधक हैं, वो चुनी हुई सरकार की कोई बात ही नहीं मानते हैं। कितना जो है, यहाँ तक कि जो है कभी कभी जो है जैसे पार्टी का निर्देश होता है, केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, अब केंद्र का निर्देश है तो पता लगा छोटी छोटी बातों में ही कहो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे राज्यपाल। और कई बार पहले ऐसे लगा भी है राष्ट्रपति शासन, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है काफ़ी दिशा निर्देश भी जारी किए उसके बारे में। तो इस प्रकार से जो है ये समस्याएं भी आती हैं ऐसे शासन प्रणाली में। आगे हम देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख ही सरकार का प्रमुख होता है। यानी कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर जो राज्य का प्रमुख होता है, यानी जो राष्ट्र का प्रमुख होता है या किसी प्रदेश का जो प्रमुख होता है, वही जो है सरकार का भी प्रमुख होता है। यानी कि अगर राज्य है यानी प्रदेश है तो वहाँ प्रदेश में भी जो है क्या होगा, या ये कहें कि जो राष्ट्र है, कोई देश है, वहाँ जो राष्ट्रपति होगा वही जो है राष्ट्र का प्रमुख होगा, और जो राष्ट्रपति है वही जो है सरकार का भी प्रमुख होगा, यानी कार्यपालिका का वही प्रमुख होगा।
यानी अलग अलग नहीं होंगे। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में जो है राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है या राष्ट्र का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है, और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें यही सब कुछ है, वास्तविक प्रमुख यही है, सरकार का भी और राष्ट्र का भी। सरकार के तीनों अंगों में स्पष्ट रूप से पृथक्करण या विभाजन होता है। ऐसी शासन व्यवस्था में यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, द एक्सिक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, जो है इन तीनों में की शक्तियों में या इन तीनों अंगों में जो है स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। कोई भी अंग किसी भी दूसरे अंग की शक्तियों में या कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाता है तो जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही जो है कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। न्यायपालिका भी विधायिका में के कानूनों पर हस्तक्षेप करती है और न्यायपालिका के निर्णयों पर भी जो है विधायिका कानून बना के उसको पलट देती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्पष्ट विभाजन होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अब कार्यपालिका जो होती है, यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद होती है, जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी होता है राष्ट्र का प्रमुख, वो जो है यहाँ पर विधायिका का जो सदस्य नहीं होता है। वो जो मंत्री होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वो जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। यहाँ पर क्योंकि जो है जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है या जो सरकार का प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव जीतता है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पर राष्ट्रपति का जो वास्तविक प्रमुख होता है उसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और वही जो है फिर राष्ट्रपति बनता है और सारी शक्तियाँ उसी में निहित होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्रीकरण की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पर शक्तियों के केंद्रीकरण की व्यवस्था हो जाती है, इसीलिए वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। विधायिका समय से पहले कार्यपालिका को हटा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी ही नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ जितना भी टेन्योर होगा, जितना भी कार्यकाल होगा, जैसे अमेरिका में 4 साल का कार्यकाल है तो वहाँ 4 साल सरकार रहेगी ही रहेगी। वहाँ पर जो है सोचे अगर विधायिका कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव ला के उसको हटा दें तो ऐसा नहीं संभव है। वहाँ पर जो है पूरा टेन्योर अपना जो है पूरा कार्यकाल जो है सरकार चलाएगी ही चलाएगी। कार्यपालिका प्रमुख विशेषज्ञता के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, न कि लोकप्रियता के आधार पर। यहाँ पर जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो क्या करता है, वो विशेषज्ञता के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, न कि लोकप्रियता के आधार पर। यानी कि जो विशेषज्ञता जिस भी मंत्रालय में उनको नियुक्त करता है तो उनकी विशेषज्ञता को देखता है, क्वालिफिकेशन को देखता है कि वो उस योग्य हैं कि नहीं, वो मंत्रालय को अच्छे से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तब जो है मंत्रियों की नियुक्ति उस मंत्रालय में वो करता है, ना कि लोकप्रियता के आधार पर करता है कि नहीं इनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक है तो इनको जो है हम मंत्री बना दे। ऐसा यहाँ पर नहीं है। दोष क्या होता है इस शासन प्रणाली में, निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। जब राष्ट्र का प्रमुख एक ही है, सरकार का प्रमुख एक ही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो निरंकुश हो जाए, क्योंकि विधायिका का नियंत्रण नहीं होता है। भाई विधायिका बीच में सरकार को गिरा भी नहीं सकती है, कार्यपालिका को गिरा भी नहीं सकती है, कार्यपालिका को हटा भी नहीं सकती है। तो क्या है, कार्यपालिका तो निरंकुश हो भी सकती है ना, वो जो चाहे सो करे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। शासन में व्यापकता का अभाव होता है, यानी शासन में व्यापकता का अभाव, यानी कि जो है जैसे किसी भी देश में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर सभी का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, तभी तो समावेशी विकास होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं।
क्योंकि यहाँ पर विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका में तो लिया नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ पर शासन में व्यापकता का अभाव होता है, क्योंकि जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है जिसको चाहे उसी को मंत्री बनाता है। उत्तरदायित्व का अभाव होता है, यहाँ पर जो है विधायिका का फिर उत्तरदायी होती नहीं है कार्यपालिका, इसलिए यहाँ पर उत्तरदायित्व का अभाव होता है। जबकि भारत जैसे देशों में या संसदीय व्यवस्था अपनाने वाले देशों में जो है क्या होता है, सरकार को जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है क्या होता है कि जनता के बीच जाना पड़ता है वोट बैंक के लिए, वोट के लिए। वो अपने कार्यों उपलब्धियों को बताती है कि हमने ये कार्य किए, हमने हमारी ये उपलब्धियाँ हैं, हम पिछली गवर्नमेंट से इतना अच्छा काम किए हैं, या हम जो पिछली गवर्नमेंट हम इससे अच्छा काम करेंगे, वो सब चीज़ें बताते हैं ना दल। भारत द्वारा संसदीय व्यवस्था को ही अपनाए जाने का क्या कारण है? भारत ने संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया? इसके क्या कारण है? तो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन। भारत की संविधान सभा जो थी उसने देखा कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका सांसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से वो जो संसद होती है, यानी जो संसद के सदस्य होते हैं, वो जनता द्वारा चुनकर ही तो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है देखा जाए तो कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से जो है जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। स्वतंत्रता से पूर्व की व्यवस्था है ये, यानी कि भारत देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था या जब आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले से ही जो है भारत में संसदीय व्यवस्था थी। वहाँ पहले जो है वायसराय या जो गवर्नर जनरल होता था वो राष्ट्र का प्रमुख होता था, और जो सरकार होती थी वो जो है प्रशासन करती थी। तो इस प्रकार से जो है भारत की संविधान सभा ने या जो संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्होंने देखा कि अगर हम कोई दूसरी व्यवस्था को लाते हैं तो उसको सीखने में भी समय लगेगा। मान लीजिए इसको तो हम लोग देखते आ रहे हैं, तो जान गए हैं कैसी शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से चलेगी, इसमें कुछ सीखने की बहुत ज़्यादा आगे आवश्यकता नहीं है, सब लोग सीख ही गए हैं, जान ही गए हैं। लेकिन अभी मान लिया हम कोई दूसरी शासन व्यवस्था ले आएँ, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लें, तो उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो हो सकता है फिर समस्या पैदा हो। तो इसलिए जो है संविधान सभा ने इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया। भारत विविधता वाला देश है, इसलिए भी जो है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में जो है सभी को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग या क्षेत्र का हो, सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व होता है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों को सीटों का आवंटन होता है। जैसा कि सभी ने देखा होगा जो अनुसूची 4 है उसमें लिखा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो उस प्रकार से जो है ऐसी शासन व्यवस्था इसलिए भी अपनाया गया। विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य, ऐसी शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होता है, समन्वय होता है, दोनों सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। विधायिका के सदस्य ही जो है कार्यपालिका में होते हैं और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद पूरी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में जो है अविश्वास या बहुमत खो देती है मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका या सरकार, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से जो है ये कारण रहे हैं। भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विभेद। भारत ने जो है ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन ज्यों का त्यों नहीं अपनाया है, उसमें कुछ संशोधन के बाद अपनाया है। क्या है? अब जैसे ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है, इसमें जो है राजतंत्र व्यवस्था पाई जाती है, राजशाही व्यवस्था पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो उसका चुनाव नहीं होता है। जैसा कि अपने यहाँ जैसे 5 वर्ष में जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ चुनाव नहीं होता, वहाँ पे राजा का लड़का ही या लड़की ही जो है आनुवंशिक रूप से राजा बनेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति ये जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसका 5 वर्षों में चुनाव होता है। राष्ट्रपति
संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुच्छेद 54 और 55 दिया गया है, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति का अपने यहाँ जो है निर्वाचन होता है। संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली वहाँ पर क्या है, संसद की सर्वोच्चता है। वहाँ पर जो है ब्रिटेन की जो संसद है उसके बारे में कहा जाता है कि वो लड़का को लड़की और लड़की को लड़का ही नहीं बना सकती है, बाकी वो सब काम कर सकती है। इतनी ज़्यादा उसको ताकतवर बनाया गया है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है संसद की सर्वोच्चता है, संसद को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में जो है संसद सर्वोच्च नहीं है, कोई भी अंग सर्वोच्च नहीं है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, कोई भी सर्वोच्च नहीं है। बल्कि भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अनुरूप ही सारे अंग काम करते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कोई भी हो, संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत में जो है संविधान की सर्वोच्चता है। देखा होगा कि कोई भी अंग अगर इधर उधर भटकता है तो दूसरा अंग जो है चेक एंड बैलेंस के हिसाब से उसको जो है उस पर नियंत्रण रखता है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में क्या है, प्रधानमंत्री जो है केवल निम्न सदन का होता है। जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है वो निम्न सदन यानी जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन में जो निम्न सदन है उसी से ही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यह संसदीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो है लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बन जाता है और राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन जाता है। आवश्यक नहीं कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो। जो मनमोहन सिंह थे 2 बार प्रधानमंत्री रहे, वो हमेशा जो है राज्यसभा के ही सदस्य रहे, लोकसभा के रहे ही नहीं। मंत्री का संसद सदस्य होना अनिवार्य होता है, यानी मंत्री बनने से पहले ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में मंत्री का अगर मंत्री बनना है तो आपको किसी सदन का जो है सदस्य होना आवश्यक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री और मंत्री बना सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर वो 6 माह के तक जो है चुनाव जीत कर नहीं आता है किसी भी सदन में, तो वो फिर जो है मंत्री नहीं रह सकता है या प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो चाहे राज्यों के मामले में हो चाहे केंद्र के मामले में। राज्य के मामले में वही है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बारे में वैसे ही है व्यवस्था। तो जैसे भारत में जैसे केंद्र में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, वैसे राज्य में भी संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, सेम टू सेम। तो इस प्रकार से हमने जो है आज संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में समझा। उम्मीद है कि आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर कोई कमी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।